अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड फोर्स एंड मोशन, इसका लेक्चर नंबर सेकंड। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब अगर आपको एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हो तो हम वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। और पहले केस में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। मतलब ये दोनों जो टॉपिक है एक दूसरे के रिवर्स हैं कि पहले टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, और दूसरे में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों हम वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले यानी कुछ इस टॉपिक से बेसिक रिलेटेड चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या है, या यूनिट वेक्टर हम किस चीज़ को कहते हैं। हेड टू टेल रूल, ये मैंने सिंपल वर्डिंग में लिखा है HTTR। इसका मतलब क्या है, हेड टू टेल रूल। आपको पता है कि वेक्टर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होती है और एक क्या होती है उसकी डायरेक्शन। और हम उसके दो मेथड भी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स को हम सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली। वेक्टर्स को हम सिंपल मैथमेटिकल जो रूल्स हैं यानी अलजेब्रिक जो रूल्स हैं उस तरह हम ऐड नहीं कर सकते, जैसे 2 + 2 4 होता है या 4 + 6 10 होता है। तो इस तरह हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन आ जाती है। और डायरेक्शन में हम ये नहीं कह सकते कि ईस्ट में हम वेस्ट को ऐड कर दें या नॉर्थ में साउथ को ऐड कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली मीन तस्वीरी तरीके से ऐड करते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTTR यानी हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल बेसिकली क्या बताता है कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको आपने क्या करना है, मतलब जो फर्स्ट क्या पहले वेक्टर को आपने दूसरे में ऐड करना है। तो जो पहले वेक्टर का हेड होगा, जैसे नाम से देखें कि पहले वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल के साथ मिलाना है। अगर आप 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो पहले वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल के साथ मिलाएंगे और दूसरे वेक्टर का जो हेड होगा उसको थर्ड की टेल के साथ मिलाएंगे। यहाँ मैंने समझने के लिए 2 वेक्टर्स लिए हैं, जैसे ये वेक्टर है A, ये इसकी टेल है, ये इसका क्या है हेड। ये सेकंड वेक्टर है B, ये उसकी टेल है, ये उसका क्या है हेड। तो अगर हम सपोज हम A में किसको ऐड करना चाहते हैं, B को, तो इसका मतलब आपका A पहला वेक्टर होगा और B क्या होगा सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पे देखें ये वेक्टर आपके पास ये A आ गया, इस वेक्टर को मैंने ऐसे ही उठाया है और इस वेक्टर B में ऐड किया, यानी इस वेक्टर B को उठाया है और किस में ऐड कर दिया है A में। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि पहला वेक्टर जो A है ये उसका क्या है हेड और दूसरा वेक्टर जो B है ये उसकी क्या है टेल। मतलब हम A के अंदर किसको ऐड कर रहे हैं, B को। तो पहले के हेड को हम दूसरे की टेल के साथ मिलाएंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी हासिल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे कि जो पहला वेक्टर होगा इसकी टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। आखिरी वेक्टर मीन यहाँ पे सेकंड वेक्टर है और अगर 3 वेक्टर्स होंगे तो उसमें हमने ऐड वैसे ही करना है, पहले का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल। लेकिन जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो पहले वेक्टर की टेल है उसको आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा A और B का, R = A + B। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी ये रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है कि एक वेक्टर्स को रिजॉल्व करना यानी तहलील करना, उसके पार्ट्स में डिवाइड करना या हिस्सों में तकसीम करना। ये रिवर्स प्रोसेस होता है वेक्टर एडिशन का। यानी यहाँ पे हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया है A और A में किसको ऐड किया है B A के अंदर किसको ऐड किया है B को और उसका रिजल्टेंट ये वाला है। तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है कि एक वेक्टर को मतलब उसके पार्ट्स में डिवाइड करना। तो
यहाँ पे देखें यानी ये इसी का रिवर्स प्रोसेस है वेक्टर एडिशन का। ये मैंने वेक्टर ए लिया है, यानी ये क्या है, ये वेक्टर ए, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये आपको पता है ये लाइन क्या होती है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। तो ये वेक्टर ए है, अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएं तो ये वाला क्या होगा, यानी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये ए एक्स और ये क्या आ जाएगा ए वाई। इसका मतलब ये है कि ये देखें ये पहला वेक्टर, ये पहले वेक्टर का हेड, दूसरे की क्या है टेल, और ये इन दोनों का क्या है रिजल्टेंट, मतलब पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला दें। तो अगर इन दोनों को ऐड करें हेड टू टेल रूल तो ये क्या बनेगा रिजल्टेंट, और अगर हम इस रिजल्टेंट के यानी ए के दो कंपोनेंट्स बनाएं तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे ए एक्स और ए वाई। मतलब ये जो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जैसे नाम से देखें यूनिट, यूनिट का मतलब होता है सिंगल यानी एक। तो यूनिट वेक्टर हम कहते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होती है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है किसी भी मखसूस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, हम उसको क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि एक वेक्टर में कितनी चीज़ें होती हैं, दो होती हैं। जैसे ये वेक्टर मैंने ये लिखा है तो इसमें दो चीज़ें हैं, ये उसकी क्या है मैग्नीट्यूड और ये उसकी क्या है, यानी ये उसका क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी सिमत बताता है, होता है ये वेक्टर ही है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 यूनिट, लेकिन ये किसी भी वेक्टर की क्या बताता है डायरेक्शन। तो एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, ये उसकी मैग्नीट्यूड और ये उसकी क्या है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दूसरे लफ्जों में क्या है उसका यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी यूनिट वेक्टर है उसके ऊपर हम हेड या कैप लगाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए हेड या ए कैप। और यहाँ से अगर हम ए हेड निकालें तो वो आपके पास क्या आएगा, ए हेड इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यानी हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो वो उसका क्या आ जाता है यूनिट वेक्टर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। जैसे ये एक वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर और ये डायरेक्शन इसकी क्या है टूवर्ड्स राइट है, यानी राइट साइड पे है। अगर इस 4 के मैं हिस्से बनाऊँ, ये देखिए ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 और ये भी 1, टोटल 1 1 1 और 1 4 हो जाएगा। तो आपके पास वेक्टर ए क्या है 4 मीटर है इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो मैंने एक छोटा सा वेक्टर लिया है ये वाला, ये बेसिकली यानी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1 मीटर और डायरेक्शन क्या है ये वाली। अगर हम ये वेक्टर लें इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी 1 मीटर और ये डायरेक्शन होगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी 1 मीटर और ये उसकी क्या होगी डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी 1 मीटर और ये उसकी क्या होगी डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर हम इस वेक्टर ए का ये लें यानी 1 मीटर, ये चीज़ क्या है बेसिकली ये इस वेक्टर का क्या है यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 यूनिट है, मीन के 1 मीटर है और ये इस वेक्टर की हमें क्या बता रहा है डायरेक्शन बता रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली निकालें तो जो किसी भी वेक्टर का यानी यूनिट वेक्टर है वो हम कैसे निकालते हैं वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर आपके पास कितना है, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें आती हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसमें यानी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 4 मीटर और डायरेक्शन इसकी क्या है, यानी डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं ए है और नीचे हमने क्या लेना है उसकी मैग्नीट्यूड, यानी ये वेक्टर आ गया ये वाला, क्योंकि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है 4 और साथ उसकी डायरेक्शन ए है। नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लिखें वेक्टर की तो वो टोटल वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 ए है। मीन कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 1 आई है और ये उसकी क्या है डायरेक्शन, मतलब बेसिकली ये चीज़ वही आ रही है
जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मतलब कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, और वो किसी भी वेक्टर की हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो इसमें बेसिक जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं, ये 3 बेसिक यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं हम डायरेक्शन के लिए। ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है जी, वाई एक्सिस, और ये क्या है, जी या जेड एक्सिस। हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की, यानी किसी भी वेक्टर की क्या बताता है, यानी यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की क्या बताता है, डायरेक्शन। तो आपको अभी मैंने बताया है कि डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे वो क्या होगा, आई हैट। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, जे हैट। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, के हैट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वेक्टर, सपोज आप ये लेते हैं, ये आपके पास है कोई आर वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर हैट। मतलब इस वेक्टर की जो डायरेक्शन बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। तो ये बेसिक यूनिट वेक्टर आपने माइंड में रखने हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो होता है आई हैट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूज करते हैं वो क्या होता है, जे हैट, और जेड एक्सिस या जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूज करते हैं वो क्या होता है, के हैट। मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, आई, वाई के अलॉन्ग जे, और जेड के अलॉन्ग क्या है, के हैट। यानी ये बेसिक यूनिट वेक्टर जो हम मतलब डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई और जेड के अलॉन्ग डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो बता दी है, यूनिट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम निकालते हैं यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कहते हैं कि किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे यहाँ पे देखें, ये डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या वाई एक्सिस। ये मैंने एक वेक्टर लिया है ए, जिसको ओ पी से रिप्रेजेंट किया है, और सपोज ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा। अब अगर हम इस ए के 2 कंपोनेंट्स बनाएं तो डेफिनेटली ये वाला कंपोनेंट क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम इसको ए एक्स लिखेंगे, और ये क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए वाई। यानी ये देखिए, पहला वेक्टर पहले का हेड, ये दूसरा वेक्टर दूसरे की क्या है, टेल, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिलाया। मतलब हम इस ए के 2 कंपोनेंट्स बनाए। तो ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये एक्स कंपोनेंट, और ये किसके अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग, तो ये क्या होगा, वाई कंपोनेंट। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये इस टॉपिक में 2 हिस्से हैं कि पहले हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, मतलब पहले किसी वेक्टर के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, और फिर हमने उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए जी, पहले हम पहला ऐसा करते हैं कि किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या आती हैं, या उनकी मैग्नीट्यूड क्या आती है, या वो आपके पास उनका एक्सप्रेशन क्या है, यानी वो किसके बराबर आते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म है, ये वेक्टर है जी ए, यानी इस हम ओ एम को हम कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, और एम पी या ओ एन, यानी जितना ओ एन है उतना ये क्या है, एम पी। ये भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाला भी क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अगर हम ए के ऊपर यहाँ से लाइट डालें तो डेफिनेटली इसका प्रोजेक्शन एक्स पे भी पड़ेगा, और उसका प्रोजेक्शन यानी जो अक्स है वो वाई पे भी पड़ेगा। तो हम इस ओ एम को प्रोजेक्शन कहते हैं ए का ऑन एक्स एक्सिस, और इस एम पी को या ए वाई को हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। इसके बाद इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने लिखा है, यानी पहले हम ए का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, फिर ए का हम वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम,
इस ट्राइंगल में ओ पी एम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। इसमें कुछ टर्म आपके लिए जानना जरूरी है, यानी थीटा के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम अमूद कहते हैं। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिसे हम अमूद कहते हैं उर्दू में। और परपेंडिकुलर जिस साइड पे 90 का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, ये साइड क्या होती है, बेस, जिसे हम कायदा कहते हैं। और 90 के सामने ये जो तिरछी लाइन होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मीन जिसे आप सिंपल क्या कहते हैं, वक्र। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिस पे 90 का एंगल बना है, क्योंकि यहाँ तो 90 का एंगल नहीं बना रहा है, ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो ये क्या होगा, बेस यानी कायदा। और 90 के सामने जो तिरछी लाइन होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस यानी वक्र। तो यहाँ पे देखिए जी, ये इन राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम कॉस थीटा में लिखा है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी, कॉस थीटा होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास बेस है ओ एम, तो ये मैंने क्या लिखा है, यानी बेस है ओ एम और हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ पी, ओ एम ओवर ओ पी। मैंने वेक्टर्स की नोटेशन इसलिए भी डाली क्योंकि जब हम कॉस थीटा लेते हैं ना, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कायदा बटा वक्र लिखते हैं, उसमें सिर्फ लेंथ ली जाती है, यानी लंबाई ली जाती है, और लंबाई का मतलब था सिर्फ मैग्नीट्यूड ली जाती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ली है। अब ओ एम, ये इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए एक्स। यहाँ पे ए एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ए एक्स, इसमें दो चीज़ें हैं, एक उसकी क्या है मैग्नीट्यूड और एक क्या है डायरेक्शन। क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई हैड। इस ए एक्स यानी ये जो कंपोनेंट है ए एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है ए एक्स और डायरेक्शन क्या है आई हैड। इसी तरह इस ए वाई को भी हम लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू ए वाई, ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ये उसकी क्या है डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ओ एम की जगह ओ एम, इसकी जगह ए एक्स आ जाएगा ओनली मैग्नीट्यूड, और नीचे है क्या चीज़ आनी है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ये है ओ पी, ओ पी मीन जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो ये ओ पी की जगह क्या आ जाएगा ए, यानी ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो यहाँ से ए एक्स निकालें, कॉस थीटा ए एक्स ओवर ए है, तो ए एक्स निकालेंगे तो ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। इस तरह यानी ये आपके पास इस वेक्टर का x कंपोनेंट आ गया, यानी जो x एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये किसके इक्वल है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम इसी ट्राइंगल में साइन थीटा लें तो साइन थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, जिसे हम कहते हैं अमूद बटा वक्र। तो इसमें देखें जी, ये परपेंडिकुलर है एम पी, जस्ट मैग्नीट्यूड लें, और नीचे क्या है हाइपोटेन्यूस यानी वक्र, वो क्या है ओ पी। अब एम पी की जस्ट मैग्नीट्यूड ये यहाँ पे बताई थी, यानी इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी ए वाई, और नीचे ओ पी की मैग्नीट्यूड यानी इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा। तो ए वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर की। मतलब एक वेक्टर के अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो हमेशा कॉस के साथ आएगा, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो हमेशा साइन के साथ। या आप इसको इस तरह याद रख लें कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो कॉस के साथ आएगा, और जो थीटा के सामने वाला बनेगा वो साइन के साथ आएगा। तो ये आपके पास है जी किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे निकालते हैं। उससे अगला है इसी का क्वेश्चन ये डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी पहले आपको वेक्टर दिया गया था,
आपने उसके क्या निकाले, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब आपने वेक्टर निकालना है, यानी डिटरमाइन करना है, वेक्टर को फाइंड आउट करना है कहाँ से, फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो फिर आप उस वेक्टर ए को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायग्राम हम ये यूज करेंगे, ये आपके पास ए एक्स और ए वाई, अब ये दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं और हमने क्या निकालना है, ये वेक्टर ए निकालना है। अब वेक्टर ए निकालना है तो डेफिनेटली वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, यानी एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एक उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट, यानी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला निकालेंगे, और फिर उसकी वेक्टर में दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का भी हम फार्मूला फाइंड आउट करेंगे कि किस फार्मूले से हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालने का यानी जो एक्सप्रेशन है या जो फार्मूला है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैंने लिखा है जी, यानी आप एक चीज़ को ध्यान में रखें कि हम दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं इन ट्राइंगल ओपीएम, यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम में अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएं या पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, जिसे हम मसला फिसागोरस कहते हैं। और मसला फिसागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं वक्र का मुरब्बा बराबर है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो ये बाई पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम यानी मसला फिसागोरस के मुताबिक ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है ओपी, ओपी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेस यानी कायदा का स्क्वायर, और कायदा क्या है ओएम, ओएम का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अमूद का मुरब्बा यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये एमपी का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है एमपी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ओपी, इसमें भी जस्ट हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, ये जस्ट हम लेंथ लेते हैं, लंबाइयाँ लेते हैं। तो लंबाइयों का मतलब क्या है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ओपी, ओपी की मैग्नीट्यूड क्या है ए, यानी इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, तो ये ओपी का स्केल यानी ए का स्केल आ जाएगा, और ओ एम यानी बेस क्या है ए एक्स, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी ए एक्स का स्केल, और उसके बाद है एम पी, एम पी, और एम पी किसके बराबर है ए वाई, यानी इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए वाई का स्केल आ जाएगा। अब हमने तो मैग्नीट्यूड निकालनी है जस्ट, यानी वेक्टर की, इधर भी हम अंडर रूट ले लें और इधर भी क्या ले लें स्क्वायर रूट या अंडर रूट, तो ये स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एक इसके इक्वल आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और पूरी वैल्यू का अंडर रूट। ये जो फार्मूला है ये आपके पास क्या बताता है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब इस फार्मूले से हम किसी भी वेक्टर के, मतलब कोई भी वेक्टर है तो हम उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अगर आपको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल, कि जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेंगे और जो y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेंगे और उसका क्या ले लेंगे सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट या अंडर रूट, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी उस वेक्टर a की मैग्नीट्यूड। उसके बाद आते हैं जी, यानी ये फार्मूला क्या आ गया वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का। उसके बाद हम निकालते हैं जी डायरेक्शन, यानी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का क्या फार्मूला है। तो यहाँ पे मैंने ये जो एंगल थीटा बन लिखा है ना, यानी ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल हमें इस वेक्टर ए की क्या बताता है डायरेक्शन। कैसे बताता है जी, जाहिर सी बात है अगर हम एंगल, ये एंगल थोड़ा सा कम करते हैं, यानी यहाँ पे इतना लेते हैं एंगल, मतलब ये वेक्टर हम थोड़ा सा नीचे ले हैं, सिर्फ एंगल इतना लेंगे तो डेफिनेटली वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली बनेगी, और एंगल हम इससे ज़्यादा लेंगे, मतलब इससे ज़्यादा लेंगे तो ये वेक्टर की डायरेक्शन ये बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री। अगर हम ये दरमियान में लें, यानी ये अगर हम थीटा 45 लेते हैं तो डायरेक्शन ये होगी, अगर हम 45 से नीचे 30 लेते हैं ये एंगल तो
तो डायरेक्शन ये बन जाएगी, 60 लेते हैं तो डायरेक्शन ये बन जाएगी, 70 लेते हैं तो डायरेक्शन ये बन जाएगी, 80 लेते हैं तो डायरेक्शन ये बन जाएगी, 90 लेंगे तो वेक्टर की डायरेक्शन ये बन जाएगी। मतलब जैसे थीटा हम कम या ज़्यादा करेंगे उसी हिसाब से वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज। तो बताने का मकसद क्या है कि थीटा हमें क्या बताता है, थीटा बेसिकली किसी भी वेक्टर की, यानी जो ये वेक्टर ए एक्स एक्स के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल उस वेक्टर की क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो इसके लिए हम देखें जी, आपको कंपोनेंट दिए गए वेक्टर के, एक्स कंपोनेंट भी दिया गया और वाई, यानी आपको परपेंडिकुलर भी दिया गया है और बेस भी दिया गया है। इन ट्राइंगल ओपीएम अगर हम टेंजेंट थीटा यूज करें तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसे हम कहते हैं अमूद बटा कायदा। अब हम टेंजेंट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ये दोनों कंपोनेंट्स दिए गए हैं, परपेंडिकुलर भी दिया गया है और बेस। परपेंडिकुलर और बेस दोनों किसमें आ रहे हैं, तो हम इसलिए क्या यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एम पी, और बेस क्या है, ओ एम। तो एम पी किसके इक्वल है, ए वाई, इसमें भी जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे, और ओ एम किसके इक्वल है, ए एक्स, इसकी भी मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास टेंजेंट थीटा ए वाई ओवर ए एक्स आ गया। और अगर हम यहाँ से थीटा निकालें तो टेंजेंट दूसरी साइड पे जाके इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। तो हम इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये मैंने लिखा डायरेक्शन ऑफ ए, यानी ये फार्मूला हमें क्या बताएगा, किसी भी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि किसी भी वेक्टर की हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मतलब डायरेक्शन में हम यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। थैंक यू सो मच। ये जो टॉपिक आपका है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, अब इसको आपने हैंडबुक से याद कैसे करना है। हैंडबुक मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्कॉलर की है इसको आप यूज़ कर लिया करें, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन आसान होती हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये टॉपिक है आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। ये मैंने नीचे लाइन लगा दी, यानी डेफिनेशन करनी है। फिर उसके बाद ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है बुक के अंदर, जो मैंने बोर्ड पे भी बनाई है वो बनाएंगे। उसके बाद ये आप लिखिए कंसीडर अ वेक्टर ए विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। फिर उसके बाद ओ एम क्या है, ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे है, ओ एन ए का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे है। ये जो मैंने नीचे लिखा है ये ओ पी इज इक्वल टू ओ एम और एम पी, यानी ये वाली चीज़ जो है ये आपको इस टॉपिक में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो नीचे लाइनें हैं ये वाली, ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, यानी यहाँ से लेके ये सारी कैलकुलेशन यहाँ तक कर देंगे। फिर आप वाई कंपोनेंट में यहाँ से लेके ये सारी कैलकुलेशन आप यहाँ तक लिख देंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये आप यहाँ से लेके पहले मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकाल लेंगे और उसके बाद डायरेक्शन का, यानी यहाँ तक ये चीज़ें मुकम्मल कर लेंगे।